नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। कुछ दिनों पहले मतलब मुझे लग रहा है 1-2 दिन पहले या 3 दिन हो गया होगा, तेलंगाना का स्थापना दिवस था। बोले तो जिस दिन तेलंगाना नाम से एक नया राज्य बना, वहाँ केसीआर ने अपना भाषण वगैरह दिया और उस भाषण में उन्होंने 2-3 बातें कही जो जानना बड़ा जरूरी है। और फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि साहब आखिर क्या वजह है कि केसीआर के आंखों की नींद गायब हो गई है और उन्हें किस बात की हड़बड़ाहट है, किस बात की घबराहट है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, केसीआर और उनकी जो पार्टी है टीआरएस, वो तेलंगाना की उन पार्टियों में शुमार है जो अगुआ है वहां की। और देखिए, भाजपा के लिए तो अभी जमीन वहां नहीं है। हाँ, 2019 में जिस तरह से भाजपा को लोकसभा में 4 सीटें मिली, वो भाजपा ने भी नहीं कल्पना की थी। लेकिन वो जब उसे 4 सीटें मिली तो इससे एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि वहां भाजपा के लिए बहुत कुछ है। अब तुरंत तो भाजपा के लिए सब कुछ है ऐसा कहना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन भाजपा के लिए वहां बहुत कुछ है। अब जब भाजपा के लिए वहां बहुत कुछ है तो भाजपा जैसे जैसे गेन करेगी वैसे वैसे टीआरएस जो है उसको नुकसान होगा। तो ये वो जो पूरी सियासत चल रही है, उस सियासत के मातहत ही केसीआर ने वो तीसरा मोर्चा और फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपना जो है एक चेहरा लेकर आना, ये तमाम कवायद उन्होंने शुरू की। लेकिन स्थापना दिवस के दिन वो एक दूसरी बात बोलने लगे और उन्होंने कहा कि सुझाव आया है कि जो तेलंगाना को, टीआरएस को जो है उसका नाम बदल के कुछ राष्ट्रीय स्तर का कर दिया जाए और हमको वैकल्पिक राजनीति की बात करनी चाहिए। ये किसी को हटाना, किसी को गिराना, इस सब की बात नहीं करनी चाहिए। ये जो अचानक इल्हाम होता है, इस इल्हाम से सियासत और गर्मा जाती है। फिर उन्होंने वामपंथियों को आड़े हाथ लिया कि का ये वामपंथी आए थे सब बताने कि हम लोगों को ऐसे मिलना चाहिए और जो है नरेंद्र मोदी को हटा देना चाहिए। तो हम इस समय भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि वो तो जनता तय करती है कौन आएगा कौन जाएगा। ये जो बदलाव है इतना ड्रास्टिक, ये बदलाव हमको लगता है कि ये सीधे तौर पर वहां की जमीनी सियासत से जुड़ा हुआ है। और जिस तरीके से भाजपा घेराबंदी कर रही है उससे लग रहा है कि ये डर गए। कैसे, इस पर मैं बात करूं उसे एक उदाहरण के जरिए आपको बताता हूं, और ये बड़ा समाचीन उदाहरण है। ये आरपीएन सिंह से जुड़ा हुआ उदाहरण है। आरपीएन सिंह 2019 की बात है, जब कांग्रेस में हार के बाद ये चर्चा हो रही थी कि आखिर में हम लोग हारे क्यों, और इसी में यह भी छुपा हुआ है कि क्यों आरपीएन सिंह ने कांग्रेस छोड़ी। तो आरपीएन सिंह ने कहा कि हम लोगों ने नरेंद्र मोदी पर हमला करके गलत किया था, नरेंद्र मोदी पर हमला नहीं करना चाहिए था, और ये जो उन पर हमला किया गया ये बैकफायर कर गया। उसकी कई वजह हैं। देखिए, पहली तो नरेंद्र मोदी की अपनी क्रेडिबिलिटी है, और जब उस क्रेडिबिलिटी पर आप सवाल नहीं उठा सकते, आप हमला करते हैं तो उनका एक प्रशंसक वर्ग है, उनका एक समर्थक वर्ग है जो आपसे टूटता है। और दूसरी, और जो कम महत्वपूर्ण चीज नहीं है, वो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में जो जाति है वो कभी जाति नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी किसी जात विशेष को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये जरूर है कि नरेंद्र मोदी का अपना एक बड़ा आधार है जो उन्होंने गढ़ा है अपने करिश्माई व्यक्तित्व के जरिए, और वो आधार अक्रॉस द कास्ट है, मतलब जातियों से परे। मगर फिर भी जब आप बात तेलंगाना की करेंगे तो तेलंगाना में एक बड़ी आबादी जो है वो ओबीसी की, और वहां पर जो लोग सत्ता में रहे हैं, वैसे अगर हम यूनाइटेड आंध्रा की बात करें, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब एक थे, तो वहां रेड्डी और कम्मा, इन्हीं 2 लोगों का वर्चस्व रहा है वहां की सियासत पर। और जो वहां की बड़ी आबादी है उसकी राजनीतिक हिस्सेदारी बड़ी कम रही है, नगण्य रही है। अभी भी देखिए कि जिस बिरादरी से आते हैं, जो वहां की अपर कास्ट है, 1 से 2% है जिससे आते हैं केसीआर, और वो रूल कर रहे हैं। और वहां की जो बड़ी आबादी है वो उस बड़ी आबादी को राजनीतिक हिस्सेदारी देने की कवायद भाजपा ने शुरू की है। तो पहली चीज तो यह हो गई कि नरेंद्र मोदी की अपनी क्रेडिबिलिटी है और उनका अपना व्यक्तित्व है, जिसके कारण उनका अपना वोट बैंक है।
इसलिए अगर आप नरेंद्र मोदी पर हमला करते हैं तो जो उनका अपना 10-15% का वोट बैंक है, उस वोट बैंक से आप दूर हट जाते हैं, वो आपसे खिसक जाता है। और दूसरा, एक चेहरा बने हुए हैं वो उस समूह का जिसकी बड़ी आबादी तेलंगाना में। तो ये दो बातें तो सीधे तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि क्यों केसीआर ने सोचा कि नहीं, अब नरेंद्र मोदी पर सीधे हमला नहीं करना, जबकि कल तक वो 2 दिन पहले तक वो सीधे पीएम पर हमला कर रहे थे। तो एक उनकी अपनी जो उनका अपना जो आधार है, उस आधार ने इनको डरा दिया, एक बात। दूसरी बात, जिस तरीके से वहां पर अब सियासत भाजपा कर रही है, उस सियासत में सीधे सीधे वो इस पर काम कर रही है कि साहब आपकी राजनीतिक हिस्सेदारी कितनी है, और वो हिस्सेदारी हम दे रहे हैं आपको। वहां चाहे प्रदेश के अध्यक्ष हो या तमाम जो आप ये समझिए पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में जो वहां की स्टेट लीडरशिप है भाजपा में, उसमें ओबीसी को एक अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन दिया गया। ये जो तमाम चीजें हैं, इससे हड़बड़ा गए हैं केसीआर। और 2 घटनाएं और हैं जिसने केसीआर को परेशान कर रखा है। फिर हम लोग आएंगे सीटों पर। देखिए, पहला तो जो दुबक का चुनाव रहा, वो देखिए वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उससे सटी हुई ही केसीआर के परिवार की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब वहां अगर वो हारते हैं और भाजपा जीतती है तो बड़ी बात नहीं कि जो परिवार की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां तक भाजपा पहुंच जाए। और वैसे भी अमेठी बहुत बड़ा उदाहरण है, किस तरह से जिस अमेठी को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, उस गढ़ को भाजपा ने तोड़ दिया। तो ये बड़ी बात है कि डुबक वाली जब वो जीतते हैं तो उससे ये एक बड़ा संदेश जाता है। और दूसरा, हुजराबाद भी टीआरएस का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। वहां भी जो बाईपोल हुआ, बाईपोल में दोनों उनके हाथ से खिसक गए। और ये झटका है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो वहां तमाम वो वेलफेयर स्कीम चला रहे हैं और तमाम जो आप ये समझिए कि सरकार की योजनाएं, तेलंगाना सरकार की योजनाएं, और तेलंगाना सरकार से ऐसा मालूम पड़ता है कि लोग उस तरह के खुश नहीं हैं। फिर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव, वो चुनाव भाजपा ने जिस तरह से लड़ा और जिस तरह से गेन किया, वो भी एक तरीके से आप ये समझिए कि चिंता का सबब बना हुआ है इनके लिए। अब ये 3-4 चीजें हैं। अब आते हैं हम लोग सीट पर। देखिए, 4 सीटें जो है जीती थी 2019 में, और उन 4 सीटों को अगर आप सीट में ट्रांसलेट करें विधानसभा के, तो 28 से 30 सीटें जो है आनी चाहिए। 119 सीटों की वो तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से 28 से 30 सीटें इन 4 लोकसभा सीटों से निकलकर आती है। तो भाजपा वहां 2023 में सरकार बनाने जा रही है, ये कोई नहीं कह रहा है और न इसका दावा कोई कर सकता है। लेकिन यह जरूर है कि जिस तरह से वो वहां पर अपनी जमीन मजबूत कर रही है, उससे केसीआर को एक चीज समझ में आ रही है कि 2023 में ये गेन करेगी। और 2023 में अगर भाजपा वहां 40-45 सीट गेन कर लेती है तो उसका बहुत भारी असर लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। और भाजपा उसी दिशा में काम कर रही है। वो उन तमाम चीजों को रेखांकित कर रही है जो तेलंगाना सरकार की कमियां हैं, जो केसीआर की कमियां हैं। उसमें ओबीसी वाला भी एक मुद्दा है। और ये जो प्रजा संग्राम यात्रा है जो चल रहा, प्रदेश अध्यक्ष वहां के कर रहे हैं, वो पूरा मोमेंटम पैदा कर रही है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये चीजें जो जमीन पर चल रही हैं, उससे एक चीज केसीआर को समझ में आ रहा है कि भले ही भाजपा यहां सरकार ना बना पाए, सरकार हम फिर बना ले, लेकिन बड़ी बात यह है हम सरकार तो बना लेंगे, लेकिन अगर विधानसभा में वो 40-45 सीटें पा जाती है तो उसका मॉरल इतना बढ़ जाएगा कि 17 सीटें हैं वहां लोकसभा की, 4 भाजपा जीत चुकी है। अब
जाहिर तौर पर उसका एम होगा कि वहां कम से कम 10 जीता जाए। अब वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे वो अलग मसला है, लेकिन ये जो विधानसभा का चुनाव होगा इसकी बढ़े सीटें लोकसभा के चुनाव में भाजपा की संभावना बढ़ा देगी। तो अगर सीटें कम होंगी लोकसभा की तो ये जो केसीआर का सपना है वो सपना भी गड़बड़ाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो वहां घट रही हैं, इसलिए केसीआर की नींद उड़ गई है कि जो हमारा पारंपरिक स्टेट है, जिस स्टेट को गढ़ा बुना खड़ा किया और जहां पर हमने अपनी राजनीति चमकाई, वहां जिस तरह से भाजपा सक्रिय है वो भाजपा की सक्रियता ये बता रही है कि आने वाले समय में टीआरएस के लिए बड़ा खतरा है और कांग्रेस तो अब हाशिए पर वहां जा ही चुकी है। तो अब वो जमीन अपनी कैसे बचाए रखा जाए उसके लिए अब वो राजनीतिक टोटके कर रहे हैं, जिसमें एक टोटका प्रशांत किशोर भी है। अब वो कितने सफल होंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन यह तय है कि भाजपा जिस तरीके से वहां पर जमीन पर सियासत कर रही है और घेराबंदी कर रही है, जो कि हमने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज वो कैंडिडेट देख रही है और एक नहीं 10 से 12 कैंडिडेट हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और पूरा सिस्टमेटिक तरीके से काम चल रहा है। इस कारण जो है केसीआर उस पूरे सिस्टम जो भाजपा बुन रही है उससे बाहर निकलकर अपनी जो एक बड़ी जीत है उसे दोहराना चाहते हैं और भाजपा उस बड़ी जीत में डेंट लगाकर दक्षिण के, जैसे हमने एक बार कहा था तो साहब कर्नाटक को हम अपवाद मानकर चल रहे हैं, दक्षिण के और राज्यों में पेनिट्रेट करने के लिए उसे गेटवे मानते हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि भाजपा कितना सफल होती है और केसीआर उसे रोक पाने में कितना कामयाब होते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।